जी अस्सलाम वालेकुम। आज ना हम आपको बताएंगे कि आपने एनसीबीआई जियो से डाटा रिट्रीव हो गया। आप लोगों का डाटा आपने आपने अपने जीन आईडी उसमें डाले। आपका जिनोम असेंबल हर शय के प्रॉब्लम ट्रबल शूट्स आपके हो गए। और उसके बाद अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आ गया जिसके अंदर जीन एक्सप्रेशन का डाटा है, एफपीकेएम वैल्यूज हैं, टीपीएम वैल्यू है या आरपीकेएम वैल्यूज है। ठीक है। अब हमने यहां से आगे क्या स्टार्ट करना है। अब आपका बायोस्टैट का काम शुरू हो गया। अब यहां पर क्या है? बायोस्टैट। अब हमने जो सबसे पहला जो एनालिसिस है ना, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नॉर्मली तमाम जितने भी डाटा एनालिसिस होते हैं, हमने ये मालूम करना होता है कि उनके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन आप जिसने भी ये एनसीबीए जियो का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया होगा, दे उसके जहन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा ही है ना कि वो क्यों इतने पैसे खर्च करने का, क्योंकि ये 4-5 लाख रुपए का एक एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन ये इतना काम करने का उनको फायदा क्या है? Why they are wasting lot of money on this? It means they have something in their mind. ओके। तो इट मींस अब हमने देखना है कि उसमें से अब इतने बड़ा डाटा एनालिसिस करने के बाद वेदर वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो वो कैसे ले सकते हैं, इसलिए अभी आज हम इंशाल्लाह आप लोग को बताएंगे, क्योंकि आप जीनोम वाइड एनालिसिस आप ये भी जीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें अब ये मालूम करना है कि आपका जो जीन है ना, उसका फंक्शन क्या है। ये एक बेस्ट एनालिसिस है। इससे हमें पता चल जाता है कि आपके जीन का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या है या हो सकता है। उसके लिए हमने ये मालूम करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जीन का, क्योंकि ये प्लांट जीन है, इट्स मीन इसका प्लांट के अंदर कोई रोल होगा। सारा अगर अल्लाह मियां ने ये जीन इसके के अंदर ऐड किया हुआ है, देयर मस्ट बी अ रोल ऑफ दैट जीन। अब उसका रोल क्या हो सकता है कि वो प्लांट की ग्रोथ के अंदर रोल होगा, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर रोल होगा, उसकी कलर डेवलपमेंट के अंदर रोल होगा, उसका शूट की फॉर्मेशन के अंदर रोल होगा, उसके रूट की पानी अपटेक करने में रोल, रूट से नीचे पानी या पानी को ट्रांसपायर करने में रोल होगा, उसके अंदर जाइलम के अंदर रोल होगा, फ्लोएम के अंदर एनीथिंग वेयर यार सीड बनाने में रोल होगा। क्या रोल है ये हमें मालूम करना है। और यही मकसद है हमारा इस पूरे एनालिसिस करने का, कि हम एक ऐसे जीन आइडेंटिफाई करें जो जिनका एक स्पेसिफिक रोल हो। और फिर उन जीन्स को हम फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट को कहें कि आप इन जीन्स को के ऊपर फर्दर क्रॉप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब है या वो जीन किसी खास स्ट्रेस के दौरान पौधे की हेल्प कर रहा होगा, बस जब बाहर से कोई ड्राउट का स्ट्रेस आया तब वो जीन पौधे को ड्राउट से बचा रहा है, हीट का स्ट्रेस आया वो जीन पौधे को हीट से बचा रहा है। जरा उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रोल होगा। अब वो क्या रोल है, उसके लिए हमें किसी भी चीज का एक रोल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक पूरी साइंटिफिक, ओके, फॉर दैट पर्पस हुई। सबसे पहले उसके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि हमने डाटा कहां से कलेक्ट किया है। एनसीबीए जियो से। जियो क्या है? एक पॉपुलर पब्लिक रिपोजिटरी है जहां पर लोग जीन एक्सप्रेशन का डाटा जनरेट करने के बाद सबमिट करवा देते हैं। फादर ने किसी जगह डाटा, बायोलॉजिस्ट थी, आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एटलीस्ट दो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, एक कंट्रोल और एक ट्रीटेड। या ट्रीटमेंट दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो तो, अगर दो होगी तो टी टेस्ट लगेगा। अगर तीन या तीन से ज्यादा होगा तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाएंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, जिसको अनोवा कहते हैं, शायद अनोवा का आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज अनोवा? पता है? अगर आपको नहीं पता होना चाहिए तो फिर गोली मार दो सारे। अनोवा लगाते हैं अगर तीन या तीन से ज्यादा ट्रीटमेंट होंगी
तो फिर हम अनोवा लगाएंगे। अगर दो ट्रीटमेंट है हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। लेकिन ये सारा काम करने का मकसद क्या होता है? हमने पी की वैल्यू मालूम करनी। क्या मालूम करनी? व्हाट इज अ पी? प्रोबेबिलिटी। पी का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि इस क्लास के अंदर 100 बच्चा है और सबके सबके बच्चों के नंबर 90 प्लस है, जो अगर हम मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों का टेस्ट लूंगा तो कितने परसेंट चांस है कि बच्चों के नंबर 90 से ऊपर आएंगे? अगर सबके 90% है, 100% चांस है कि बच्चों के नंबर। अच्छा, लेकिन अगर हमारे बच्चों के नंबर आ जाए एक के लेस देन 90 हो, बाकियों के 90, सबके 90 प्लस हो, 99, लेकिन वो जो एक क्या है? आउटलायर, या वो एक यूनिक चीज होगी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। अगर हम उन 1 को डिवाइड करें 100 से, इट मीन 0.01, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग। इस तरह का डाटा आने की चांसेस 100 में से सिर्फ एक। अगर 100 बंदों का मैं टेस्ट लूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओनली 1 पर्सन कैन हैव द मार्क्स लेस देन 90%। ठीक है। अब अगर हमारे जीन के एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी जीन की को जब दो जीन्स का हम कंपेयर करें, अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आती है, इट मीन वो यूनिक है। वो क्या है? उन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, वो यूनिक है। अगर 0.05 से ऊपर आती है तो इट मींस दोनों के अंदर जीन एक्सप्रेशन सेम लेवल का है। अगर हमें ऐसा मिलता है कि 50% लोगों के नंबर 90% से ज्यादा आते हैं और 50% के 90% से कम आते हैं, तो इट मींस पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर होगी, 0.05 से ऊपर होगी, क्योंकि 50 डिवाइडेड बाई 100 क्या जवाब आएगा? 0.5। 0.05 भी आएगा तो 0.5 आएगा। इट मींस द वैल्यू इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। अब आपने ये मालूम करना है कि अगर तो पी की वैल्यू, आपने पढ़ा हुआ है वेरिएंस क्या होता है? क्या होता है वेरिएंस? ओके। अगर हमने देखा कि हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूं कि अगर हम देखते हैं, अच्छा क्या है वेरिएंस? वेरिएंस है एस स्क्वायर। क्या है? एस स्क्वायर। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसका वो कर ले, अंडर रूट कर ले, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड एविएशन वो हो जाएगा एस। वो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा ना। एस को कहते हैं सिग्मा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, फर्ज किया आपकी जो वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू जिसको हम म्यू कहते हैं या एक्स डैश कहते हैं, अगर वो है 5, वो क्या है? 5। और सिग्मा की वैल्यू है 0.3 या 1 है। फर्ज किया सिग्मा की वैल्यू क्या है? 1 है। तो चांस है कि 5 प्लस माइनस 1, +1 का मतलब 6 हो जाएगा, -1 का मतलब 4 हो जाएगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा ज्यादातर डाटा इस और 4 और 6 के दरमियान में आएगा। और ये कितने परसेंट चांसेस हैं? 67%। एवरेज वैल्यू के अराउंड, एवरेज वैल्यू के अराउंड चांस है कि जो हमारा, जब भी हम एक नया डाटा लेंगे, वो म्यू एवरेज से सिग्मा 1 प्लस 1
1 सिग्मा या -1 सिग्मा। लेकिन अगर प्लस और -2 सिग्मा हो फिर 97%, वो क्या होगा? लेकिन अगर प्लस और -3 सिग्मा हो तो देयर इज अ वैल्यू कि 99.7%। लेकिन अगर इससे भी आगे हो तब पी की वैल्यू 0.05 आएगी। तब पी की वैल्यू, अभी कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि टोटली डिफरेंट है, तो वो कितनी यूनिक होगी वो, कि जो वैल्यू हमें फर्ज किया हमारे जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू सब हमारे पास 10 ट्रीटमेंट्स हैं। 9 ट्रीटमेंट के अंदर वैल्यू आ रही है किसी जीन के एक्सप्रेशन की 5.5 या 2, 5.1, 4.99, लेकिन एक के अंदर वैल्यू आ रही है 10, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी। एक ऐसी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो बाकियों से डिफरेंट है। इट मींस दैट अब आपने भी ये देखना है कि अगर तो हमने एनालिसिस करना है, आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उसके अंदर आपने स्टूडेंट टी टेस्ट लगाए या अनोवा लगाए, अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो आपका जो जीन है ना वो डेग है। क्या है? डेग का मतलब क्या होगा? डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड। क्या है? वो अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन दे परफॉर्म डिफरेंटली। आप लोग यहां पर, आप जब मैं पढ़ाता हूं तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आप किसी और टीचर के पास जाते हैं तो आप सोते रहते हैं। इट मींस अब आपका मतलब क्या है? यू आर डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड, योर यू आर गेटिंग नॉलेज, योर एबिलिटी टू गेट नॉलेज, इसे कहते हैं कॉग्निटिव। इसे क्या कहते हैं? आपका कॉग्निटिव वर्क करता है। जब मैं पढ़ाता हूं तो 100% वर्क करता है, जब कोई और पढ़ाता है या पढ़ाती है तो 20% वर्क करता है, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तब भी 90% होता है, जब कोई और पढ़ाता है तब 92% होता है, तब पी की वैल्यू 0.05 से, इट मीन दोनों जिसके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आ गई आप? अब आप लोगों ने अपना डाटे के अंदर सबसे पहले मालूम करना है कि व्हाट इज हिडन इन योर डाटा अंडर वेरियस ट्रीटमेंट, अंडर वेरियस ट्रीटमेंट। ये समझ आ गई आपको? आपने मालूम क्या करना है? पहला है कि दो दो ट्रीटमेंट है, एक कंट्रोल है और एक ट्रीटेड है। कंट्रोल के अंदर एक आपका जो सीआरसी है ना, फर्ज किया AACRC1, उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल के अंदर 5 आ रहा है, ट्रीटेड के अंदर 150 आ रहा है। इट मीन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देयर इज अ, इट मीन दिस इज डेट, दिस इज अब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। क्या आएगी? लेकिन अगर हमारे पास जैब 3 का जो इसकी वैल्यू आ रही है इधर 50 और इधर 50 या 5, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस वाज ऑब्जर्व। इस दौरान पी की वैल्यू भी 0.05 से ऊपर आएगी। ठीक है? समझ आ गई? अब आपने ये मालूम करना है, आपके 100 जीन है, आपके 200 जीन है, आपके 5000 जीन्स हैं, आपके 25,000 जीन्स हैं, जिनका एक्सप्रेशन आपने चेक किया है अंडर कंट्रोल और अंडर ट्रीटेड कंडीशन। अब आपने देखना है कि वो कौन से जीन्स हैं जो सिग्निफिकेंटली रेगुलेट हुए हैं। अब यहां पर जीन अप रेगुलेट हुआ है, यहां भी अप रेगुलेट हुआ है, लेकिन यहां सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट नहीं है, यहां पर। ठीक है? इसी तरह अगर हमारे पास INO जीन है और इसका एक्सप्रेशन यहां पर 35 है और यहां पर 0.5 रह गया, डाउन है सिग्निफिकेंटली। लेकिन अगर एक और जीन है जिसको हम JAB5A कहते हैं, इसकी वैल्यू आती है 13 और यहां पर 12.5 आती है, तो डाउन हुआ है दोनों में, लेकिन नॉट सिग्निफिकेंटली। हमने ये मालूम करना है कि आपके 7, 8, 10 जीन जो हैं उनका अगर हम ड्राउट स्ट्रेस के दौरान डाटा लें, क्या उस ड्राउट स्ट्रेस के दौरान कौन से जीन हैं जो सिग्निफिकेंटली
अप रेगुलेट हो रहे हैं, कौन से जीन है जो सिग्निफिकेंटली, ये दोनों टैग होंगे, ये दोनों जो सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुआ अंडर ट्रीटेड कंडीशन वो भी टैग, जो सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हुआ है वो भी टैग। लेकिन अगर अप या डाउन रेगुलेट हुए लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं हुए तो उनको हम टैग नहीं कहेंगे। अब आप समझ आएगी, आपका ये डाटा एनालिसिस अब करना क्या है, आपने ये चीज मालूम करनी है। अब हम जाते हैं आपके उस डाटा एनालिसिस की तरफ, आपने ये डाटा एनालाइज करना कैसे है। अच्छा, अब आप गए यहां पर। अच्छा, अब है कि इसके अंदर आने से हाई थ्रूपुट डाटा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिसर्च अपलोड प्रोसेस होता है, रॉ एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स होती हैं, ये सिलेक्ट जियो डाटा सेट आपने डाउनलोड कर लिया है, डाटा नॉर्मलाइजेशन गो, जिसके बाद में ये कहानी। अब आप मुझे ना एक डाटा दे दें, आपके पास है, किसी ने डाटा डाउनलोड किया अपने जीन का? एनीवन एल्स? एनसीबीआई जियो से अपना कोई डाटा जिन्होंने रिट्रीव करके अब अलहदा किया हो? चलिए, मैं मेरे पास एक दो डाटा पड़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको करना कैसे है। लेकिन अभी तक आपने किया ही, दिस इज रियली बैड। मैंने कल भी पढ़ाता रहा हूँ, परसों भी, आप लोग कम से कम अपना डाटा तो रिट्रीव कर ले। ठीक है। अच्छा, अब डाटा रिट्रीव करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने, अच्छा अब है, फर्ज किया हमारे पास यहाँ पर, कहाँ पड़ा होगा डाटा, डाटा डाटा डाटा, ये देखिए, ये एक डाटा पड़ा है। ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, हमारे पास ये एक डाटा है जो कि ओ ई, ठीक है। ओ ई क्या है? यो यो ओ है, ओ ऑलिव, जो भी है। अच्छा, अब है हमारे पास एक डाटा है, हमारे पास हमने ना फ्रूट की डेवलपमेंट के दौरान, अच्छा ये नहीं है कि कंट्रोल और ट्रीटेड, आपने एक को कंट्रोल रखना है, एक को ट्रीटेड रखना है। अगर आपने टी टेस्ट लगाना है, उसके अंदर एक को कंट्रोल रखना है और एक को, चाहे वो डाटा उसके अंदर कंट्रोल और ट्रीटेड हो भी ना। फर्ज किया हमने डाटा कलेक्ट किया पौधों का फ्लावर डेवलपमेंट के दौरान, जब फ्लावर आया तो सितंबर में फ्लावरिंग आई, उस वक्त डाटा लिया। फिर आपने अक्टूबर में डाटा लिया फ्लावर आने के 30 दिन बाद। फिर आपने फ्लावर आने के 60 दिन बाद डाटा लिया, वो नवंबर में लिया। फिर आपने 90 दिन बाद डाटा लिया दिसंबर में, अब तो उस वक्त तक तो वो फ्रूट बन गया होगा। फ्लावर आने के 30 दिन बाद अभी छोटा सा फ्रूट बना होगा, 60 दिन बाद थोड़ा सा, 90 दिन बाद थोड़ा सा और बड़ा हो गया होगा फ्रूट, और 120 दिन के बाद पूरा राइपनिंग और मेच्योर फर्ज किया हो गया होगा। अब आपने देखना है व्हाट इज द रोल ऑफ जैबी जीन इन फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ जैबी जीन, विच जैबी जीन्स इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये यहां पर मैंने एक डाटा लिया हुआ है, इस डाटे को मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से। अच्छा, ये डाटा है। अच्छा, अब ये देखिए यहां पर है सितंबर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमने फ्रूट का डाटा लिया सितंबर में, तीन, ऑलवेज 3 रेप्लिकेट लेने हैं। कितने लेने हैं? 3 फ्रूट से आपने डाटा लिया, तो उसका आरएनए आइसोलेट किया, उसको सीडीएनए में कन्वर्ट किया और उसे जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया। ये इन बंदों ने वेबसाइट के अंदर लिया हुआ था। ठीक है, आपने क्या किया कि ये डाटा इंटरनेट से रिट्रीव किया, अब आपने उसमें से अपने जीन अलग कर लिए, फिर आपने जीन अलग करके फिर उसको रीनेम भी कर दिया, और उसको पूरा एक डाटा आपके पास आ गया। अब आपने इस डाटे को क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर लगाना है टी टेस्ट। क्या लगाना है? तो यहां पर हमने सिर्फ 2 ट्रीटमेंट है, एक है कि फ्रूट का डाटा
ड्यूरिंग सितंबर, फिर दिसंबर। अब आपने ये चेक करना है, व्हाट इज द चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन सितंबर एंड इन दिसंबर। समझ आ गई? और अगर आपने सितंबर में लेना है तो उसी सेम टाइम पे लेना है। फर्ज किया आपने सुबह के 10 बजे डाटा लिया है, तो दिसंबर में भी आपने सुबह के 10 बजे ही डाटा लिया है। समझ आ गई आपको? अब आपने सबसे पहला ये काम करना है, अब आपको टी टेस्ट तो लगाना आता होगा, एक्सेल के थ्रू मैं भी लगाता हूं कि कैसे लगाना है ये। अच्छा, यहां पर ना ये जो एवरेज वैल्यू दी हुई है ना, एवरेज सितंबर, इसको मैं अच्छा, यहां पर ये है 3 उसकी दिसंबर की, और ये तीनों सितंबर की। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं एवरेज, या सिर्फ सिंपल सितंबर लिख लेता हूं। सितंबर को हमने कह दिया कंट्रोल, सितंबर को हमने क्या दे दिया, ये अंडरस्कोर कंट्रोल भी लिख दिया हमने, किया हमने इसको नाम दे दिया कंट्रोल का। और दिसंबर को हमने दे दिया ट्रीटेड का। ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो 3 रेप्लिकेट्स है ना, 1 2 3, इन तीनों का आपने क्या लेना, एवरेज। क्या लेना है, एवरेज। एवरेज कैसे लेंगे, इज इक्वल टू एवरेज, आपने वो कॉलम तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं, यहां से लेकर यहां तक, और इसको एंटर दबा दिया। फिर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो हर एक का एवरेज आ गया यहाँ पर। ठीक है। सिमिलरली आपने दिसंबर वाले का भी एवरेज ले लेना, इज इक्वल टू एवरेज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इसमें मुझे आपको खपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्टैट के स्टूडेंट हो। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था सबसे ज्यादा खपाना ही ये पैना मैंने। ठीक है। और ये हो गया, एवरेज आ गया। अब आप लोगों ने टी टेस्ट कैसे लगाएंगे? अच्छा, चले आप लोगों को स्टैट भी मैं ही सिखा दूं। अच्छा, चले मैं इससे लगाता हूं आपको, आप उससे कर लें। टी टेस्ट मैं इससे आपको करवा देता हूं। इज इक्वल टू टी टेस्ट आपने करना है, यहां क्लिक करना है। पहले आपने ट्रीटेड, उनके तीनों रेप्लिकेट, फिर कॉमा, फिर तीनों कंट्रोल। ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये जो दिसंबर के तीनों हैं इसको, फिर कॉमा, फिर सितंबर के तीनों रेप्लिकेट, फिर कॉमा, फिर आपने टू टेल, फिर कॉमा, फिर वन थर्ड, और ये इसको आपने दबा दिया। पी की वैल्यू क्या आई, इट मीन दिस इज हाईली significant, it means this is tag, it means this gene is highly significant, is tag। अच्छा, अब जी एक, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये हो गया, यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू आ गई है। पहले की वैल्यू आई है 0.0009, ये है टैग। दूसरा 0.06 नॉन टैग, अगले दोनों भी टैग हैं। अच्छा, अब आपने बताना है लॉग। लॉग टेस्ट ये बताता है कि वो डेग तो है, ट्रीटेड के अंदर वो डाउन रेगुलेट हुआ है या अप रेगुलेट हुआ है। ये ये टेस्ट कौन बताएगा, लॉग, लॉग स्केल। अच्छा, इज इक्वल टू लॉग, अब एवरेज ऑफ दिसंबर, नहीं, एवरेज ऑफ ट्रीटेड, पहले ट्रीटेड डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ कंट्रोल। आंसर समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, अगर तो लॉग की वैल्यू आए पॉजिटिव, मीन ट्रीटेड के अंदर अप रेगुलेट है। अगर लॉग की वैल्यू आए नेगेटिव, इट मीन ट्रीटेड के अंदर वो उसका वैल्यू डाउन है। समझ आ गई आपको? इसलिए मैंने कहा था कि पहले आपने क्या रखना है, ट्रीटेड ऑलवेज, फिर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है
कितना कम है या कितना ज्यादा है। अभी तक हमें यह पता चल गया कि कौन से जीन्स हैं अप रेगुलेटेड है, सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड है और सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड है, लेकिन कितना कमीना है ये मालूम करना है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? आपने ये बताना है कि कितना प्यार करता है वो उसे, कितना मोहब्बत करता है, कितनी नफरत करता है वो नहीं पता चला, कितने गुना मोहब्बत करता है वो नहीं पता चला, कितनी गुना नफरत करता है वो हमें, अब ये कैसे पता चलेगा? उसे हम कहते हैं फोल्ड डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चे? अब आप यहां पर जाएंगे, फोल्ड स्कोर डिफरेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाय एवरेज, इसमें लॉग शॉग नहीं लगाना, सिंपल एवरेज ऑफ डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ कंट्रोल 6.92। इट मीन अगर एक की वैल्यू एक आ रही है, दूसरे की है 6 पॉइंट, ट्रीटेड की 6.9 है, ठीक है, वो इतने फोल्ड उससे उसकी जो है ना वैल्यू वो ज्यादा है। ठीक है, अब वो ठीक है, अब समझ आ गया। अब आपने इसको लिखेंगे कैसे? आपने देखा कि हमने 4 जीन के एक्सप्रेशन का डाटा लिया, उसमें से हमें पता चला कि जो पहला जीन है ना DOF1, OE DOF1 is significantly upregulated, while DOF3 and 4 are significantly नहीं 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 नहीं, so DOF1 and 4 are significantly upregulated, DOF3 is significantly downregulated, but there is no change in the expression of the of DOF2। DOF2 के अंदर क्योंकि P की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, इसलिए जो है ना इसकी के बारे में हम ऐसा लिखेंगे पेपर के अंदर। क्या लिखेंगे? ये DOF1 और 4 ये सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड है, और जो DOF3 है वो डाउन रेगुलेटेड है, एंड देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन DOF2। ये ऐसे आप रिजल्ट्स के अंदर लिखेंगे। समझ आ गई आपने? आप ऐसे लिखेंगे, बस ये रिजल्ट्स के अंदर ऐसे लिखना आपने। फोल्ड डिफरेंस भी बता देंगे, हाईएस्ट फोल्ड डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दैट एंड लोएस्ट फोल्ड डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन। समझ आ गई ये? अच्छा, ये आपने, अच्छा आपने ये रिजल्ट लिखना स्टार्ट कैसे करना है? आपने कहना है कि मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए इसको उर्दू इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। मेरा था कि क्या व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ जेबी जीन ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, to understand the function of the gene during flower development, a NCBA geo accession number data was retrieved, which जो कि इसी रिलेटेड था, विच इन दिस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट अभी ये ट्रीटमेंट की ये रेप्लिकेट थे फ्लावर डेवलपमेंट के दौरान। उसने सितंबर में और दिसंबर में और अक्टूबर में और नवंबर में डाटा लिया, और उसकी के फिर उन्होंने उसका RNA सिक का जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया। मैंने उस डाटा में से अपना जीन का जो था वो रिट्रीव कर लिया, फिर उसके ऊपर मैंने टी टेस्ट लगाया या नोवा लगाया, और उसके बाद मेरे इतने जीन्स अप रेगुलेट हुए, इतने जीन्स डाउन रेगुलेट हुए। ये आपने रिजल्ट्स में लिखना है। समझ आ गई कैसे लिखना है आपने? अच्छा, अब आपने मटेरियल मेथड के अंदर कैसे लिखना है इसको? मटेरियल मेथड के अंदर ना, क्योंकि आपने देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करें। फर्स्ट के एक डाटा आपने लिया फ्लावर डेवलपमेंट के ऊपर, दूसरा डाटा आपका आ गया वो रूट्स डेवलपमेंट के अंदर, तीसरा किसी स्ट्रेस। अब आपने ना जब मटेरियल मेथड लिखना है ना, वहां पर आपने सिर्फ ये लिख देना है कि अंडरस्टैंड करने के लिए जीन के एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंट एनसीबीए जियो के एक्सेशन नंबर लिए और उससे अपने जीन को रिट्रीव किया, बस। मटेरियल मेथड के अंदर आपने सिर्फ ये 4-5 लाइनें लिखनी है, और उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल वो आपने रिजल्ट्स में लिखनी है। हर एक्सपेरिमेंट की जो डिटेल थी, आपने पहला डाटा कलेक्ट किया प्लांट्स
को हमने ड्राउट स्ट्रेस दिया, फर्ज किया इसके अलावा एक और डाटा हमने कलेक्ट किया जिसके अंदर प्लांट को ड्राउट स्ट्रेस दिया गया था। अब आपने देखा कि कंट्रोल और ड्राउट के दौरान मेरे ये जीन्स अप रेगुलेट हुए हैं, ये जीन्स डाउन रेगुलेट हुए हैं, ये जीन का स्प्रेड, इट मींस दैट दी जीन कुड बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस। ये कहानी आपने यहां पर रिजल्ट्स में लिख दी और साथ में ऊपर ये भी बता देना है कि ये डाटा मैंने ड्राउट में जीन का जो हमारा रोल है ड्राउट स्ट्रेस के दौरान क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एनसीबीआई जियो का ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये ट्रीटमेंट की हुई थी, ये पौधा इतने दिन ग्रो किया, उसके बाद उसको ड्राउट स्ट्रेस दिया और कुछ पौधे कंट्रोल रखे जी, और उसके ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट वो रिट्रीव किया डाटा, उसमें से अपने जीन के एक्सप्रेशन का डाटा अलहदा किया और फिर मैंने उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, टी टेस्ट लगाया और मुझे ये इतने जीन्स मिले जो अप रेगुलेटेड है और इतने जीन्स है जो डाउन रेगुलेटेड है और इतने जीन्स है जिनके ऊपर देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, अब हमने डिस्कशन में क्या लिखना है। हर पेपर के अंदर हम क्या करते होते हैं, डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर आपने लिखना है क्या इसी तरह, अब आपने ना रिसर्च पेपर पढ़ने और क्या उनके अंदर भी कोई ऐसा जैबी जीन है जो फ्लावर के दौरान अप रेगुलेट हुआ है, फ्रूट के दौरान ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है। तो आपने बता देना कि मेरे ऑलिव के अंदर तो ये जीन अप रेगुलेट हुए हैं एंड सिमिलरली डॉफ जीन एच ए हेलियंथस एनस डॉफ 3 वाज आल्सो अप रेगुलेटेड, उसका भी एक्सप्रेशन उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि उसका एक्सप्रेशन भी अप रेगुलेट हुआ है। जब मैंने एनालिसिस किया देखिए ये दोनों ऑर्थोलॉग्स हैं, ये दोनों, इट मीन इस जीन का फंक्शन भी फ्लावर डेवलपमेंट के अंदर होगा। समझ आ गई? आपने अपने इस डाटे को जस्टिफाई करना है कि आपका जो डाटा आया है वो किस लिहाज से और कितना वैलिडेट है और कितना ऑथेंटिक है। नहीं लगी समझ? ठीक है, आपने अपने डाटे को जब पेपर लिखना है तो उस पेपर के अंदर आपने उस पेपर को इस तरीके से लिखना है कि आपका जो डाटा है आपने उसको डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब ऐसे ही है जैसे आज कल लोग टीवी के बैठकर अपनी 27वीं आईनी तरमीम को डिफेंड कर रहे होते हैं कि ये बड़े मुल्क की मफाद में है, अवामी मफाद में है, लेकिन एक बंदा कह रहा होता है कि ये अवामी मफाद में नहीं है। इसी तरह आपका भी रिजल्ट आया है। अब ये जो तरमीम आपने टी टेस्ट के थ्रू चेक की है, तो क्या इस टेस्ट के बाद जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा आया है, क्या इससे पौधे के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आई है इस ड्राउट टेस्ट के दौरान, और क्या इसी तरह की मिलती जुलती मूवमेंट किसी और मुल्क में भी आई थी या किसी और पौधे में भी आई थी, किसी और पौधे में भी कोई इमरान खान या शेख हसीना वाजद थी या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? आप लोगों ने ये डाटा किस तरह आपने इसको डिस्कस करना है। अब आपने डाटा एनालिटिक्स बन गए, क्या बन गए हैं? डाटा एनालिसिस्ट। अब आपको कहेंगे ये बंदा प्लांट जीन एक्सप्रेशन एनालिस्ट है, प्लांट या प्लांट बायो इन्फॉर्मेटिशियन है। ये क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिशियन है। तो आपने इस तरीके से, अब हमारे पास ये डाटा आ गया, अब हमने क्या करना है, इस डाटे को हीट मैप की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। लेकिन ये जो टेबल है ये आपने इसको सेव जरूर करना है। अब आपने इसकी बनानी है हीट मैप। क्या बनाना है? हीट मैप। अब आपने क्या करना है कि उन चारों, फर्ज सितंबर का भी डाटा है, अक्टूबर का भी डाटा है, नवंबर का भी डाटा है, दिसंबर का भी, सबकी एवरेज वैल्यू, अब आप कह रही थी ना एवरेज वैल्यू का क्या फायदा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू आपने लेनी है और उसका हीट मैप बनाना है। ठीक है, फर्ज किया ये एवरेज सितंबर लिखा हुआ है, अब यहां पर हम एवरेज दिसंबर कर दें, इसको कॉपी करके आपने इधर पेस्ट जो करनी है ना एज ए वैल्यू करनी है ताकि फार्मूला ना आए। फर्ज किया इसी तरह ही अगर आपके पास दो और है, फर्ज किया मैं ये सितंबर और अक्टूबर, फर्ज किया फिलहाल इसका ही मैं कर लेता हूँ पहले। हमारे पास हमने इसका बनाया, कॉपी किया। अब आपने जाना है टीवी टूल में, कहाँ जाना है?
टीवी टूल में, जब हम इसको टीवी टूल में जाएंगे वहां जाकर इसका अब हम बनाएंगे हीट मैप। क्या बनाएंगे? अब हीट मैप क्या होता है, उसमें हम जीन के एक्सप्रेशन को एक बड़ा खूबसूरत तरीके से हम डिस्प्ले कर देते हैं, और वो हमें बताता है कि कौन सा जीन अप रेगुलेट हुआ है, कौन सा डाउन रेगुलेट है। लेकिन उसको सिग्निफिकेंटली या नॉन सिग्निफिकेंटली वो हमारा टेबल बताएगा। यहाँ पर हीट मैप हमें ये नहीं बताएगा कि दे आर सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड आर नॉट, लेकिन टेबल आपने डिस्प्ले कर देना है, उसके नीचे लिख देना है कि दीज जीन्स आर सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड एंड दीज जीन्स आर सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड। अच्छा, ये काम आपने क्या किया कि अब आप गए ग्राफिक्स में, यहाँ पर हीट मैप में गए, ये जो ऑलरेडी डाटा था यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर आपने अपना जीन आईडी डाला और इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये हमें बता रहा है कि देयर इज, अच्छा लेकिन अभी तक ये सादा डाटा है, अभी हमें इसको लॉग स्केल करना है। इसको क्या करना है? इसको कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इसको लॉग स्केल करेंगे। लॉग किस तरह करना है, हमने कह दिया कि हमने रो रो के अंदर करना है, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर क्लस्टर रो भी कर दें, और ये हमारे पास एक डाटा आ गया। इस डाटे के मुताबिक ये रेड का मतलब है अप रेगुलेटेड, ब्लू का मतलब है डाउन रेगुलेटेड। ये दोनों चीज जो है वो डाउन रेगुलेटेड है, ये दोनों चीज दिसंबर के अंदर अप रेगुलेटेड है। लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं है या है, उसके लिए हमें वो टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। वेदर दीज जीन्स आर सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड आर डाउन रेगुलेटेड, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वी नीड टू टेक डाटा फ्रॉम table, and this table will tell us that how much fold the gene is significantly upregulated. It means इसने भी इसको ग्रुपिंग कर दी, ये दोनों को, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली ये डाउन रेगुलेट हो रहे हैं इसलिए इनको एक एक ग्रुप में ऐड कर दिया। इन दोनों को उसने एक ग्रुप में ऐड कर दिया बेस्ड ऑन देयर आर डाउन रेगुलेशन। समझ आ गई आपको? अब आप लोगों ने इस तरह अपना डाटा एनसीबीआई जियो से रिट्रीव कर लिया है लोगों, आप लोगों ने बच्चों। रिट्रीव करने के बाद ये वीडियो मैंने बना ली है, तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है, और सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो क्या है कि कैसे आपने एनसीबीआई जी अच्छा, आपने कैसे इनको, जो आपका डाटा है वो डाटा एनालाइज कैसे करना है, अब आपको समझ आ गई। उसे हीट मैप कैसे बनाना है वो आपको समझ आ गई। अगर आपके एनसीबीआई जियो के एक्सप्रेशन के डाटे फर्ज किया एक ट्रीटमेंट नहीं है, एक से ज्यादा ट्रीटमेंट है। अब आपने देखना है कि पहले उसके ऊपर अनोवा लगा लें। अगर तो अनोवा के अंदर आपको लगता है कि ये वाला जो डाटा है ना, इन दो डाटों को हम अगर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेट सिग्निफिकेंट हमें डिफरेंस मिल सकता है। फर्ज किया हमारे पास जो डाटा है ना बच्चों, वो है इसी एलिमेंट के अंदर हमने देखा कि हमारा जो जीन है ना, जीन वन, उसका सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, ठीक है। हमारी जी जो जो CRC1 या का डाटा है, ए ए CRC1 का डाटा सितंबर के अंदर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5.2 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 8.5 आ रहा है। तो आप ये बताएं कि सितंबर में से ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? हाँ, इट मीन अगर हम सिग्निफिकेंटली अगर डाटा हमें को मिल जाएगा कि देयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द डाटा, वी कैन, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, सितंबर को और दिसंबर को, इट मीन पी की वैल्यू टी टेस्ट के अंदर सिग्निफिकेंट हो मिल सकती है हमें। लेकिन अगर हम अक्टूबर और सितंबर को कंपैरिजन करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंस। तो अब आपने देख लेना है कि हमें कौन सा ऐसा दो डाटे हैं जिनको कंपैरिजन करना है। फिर हम कहेंगे कि ये जीन्स सितंबर में जब फ्रूट मेच्योर हो जाता है तो ये जीन एक्सप्रेस ज्यादा होता है, ये जीन जब मेच्योर हो जाता है तो जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन सितंबर फर्स्ट किया हमने देखा
कि अब इसका अगर 5 है, 5.2 है, 7 है, 8.5 है, और फिर जनवरी में जाकर इसका एक्सप्रेशन थोड़ा रह जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो ट्रेंड ऐसा फॉलो हो रहा था, उसके बाद इस तरह की ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्राफ बना के भी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा जीन कब ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है और कब ये जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब इसको सिग्निफिकेंस देने के लिए आप देख कह सकते हैं कि इसकी पी की वैल्यू इस डाटा की क्या आई थी, तो साथ में लिख सकते हैं 0.03 आई है। तो फिर हम उसके मुताबिक ये भी बता सकते हैं कि ये डाटा कैसा था, एक्सपेरिमेंट कैसा था, और क्या वाकई पी की वैल्यू के अंदर कुछ चेंज आई है। अब इन 5-6 के अंदर सिर्फ एक आध रीडिंग ऐसी है जो टोटली डिफरेंट है, डेफिनेटली पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। समझ आ गई आपको? एवरीथिंग इज क्लियर कि हमने ये डाटा जी। हाँ, हम लोग जैसे चाह रहे हैं तो घर के एक तो रोल हो गया, बाकी के तीन दिख रहे हैं, हम उसका रोल को तीनों ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर हाँ, करेंगे। तीनों के साथ भी अलग अलग टी। हाँ, तीनों को कंट्रोल को तीनों के साथ टी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें से देखें जिसके अंदर हमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा ऑब्जर्व हो रहे हैं डाटे, उसको हम एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, या उन चारों को इकट्ठा हम अनोवा भी लगा सकते हैं। अनोवा तो लगाना आता है ना आप लोगों को? अनोवा कैसे लगाते हैं वो तो आप लोगों को पता है सारा, कि अनोवा कैसे लगाते हैं। नहीं तो टी टेस्ट ही लगा ले। तो आपने बस एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द फंक्शन। अच्छा, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अगर जीन अपरेगुलेट हो रहा है एक खास स्ट्रेस के दौरान या एक खास ऑर्गन के अंदर, पर इसके यही डाटा हमारे पास हो, ये और एक ही टाइम पे लिया हो, ये रूट रूट का हो, ये शूट का हो, ये लीफ का हो, ये हम आपने देखना है कि अब दो कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनके दरमियान में इस जीन का एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो तब हम कहेंगे कि ये भी हम इस डाटा, अगर हमें इस तरह का भी मिल जाता है कोई डाटा, उसके अंदर हम ये कहेंगे कि दिस जीन इज हाईली एक्सप्रेस्ड इन रूट एंड लीफ, बट देर इज limit negligence, a limited amount of expression was observed in other part of the। समझ आ रही है? आपने इस तरह अपने डाटे को में से इंफॉर्मेशन निकाली, अब आपने पता लगा लिया कि हमारा जीन रूट के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस होता है, फ्लावर के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस होता है, शूट और लीफ के अंदर नहीं एक्सप्रेस होता। फ्लावर के दौरान ये क्यों एक्सप्रेस होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर तो ये क्वेश्चन हमें तक ये पता चला है कि ये जीन फ्लावर के अंदर एक्सप्रेस ज्यादा हो रहा है। अब यहां से एक क्वेश्चन है, अब एक और आ गया कि why they are expressing, why there is a need to express this gene। आरएनए सिक एनालिसिस फिलहाल हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, या इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम ये ले सकते हैं कि फर्ज किया जब भी मेरी क्लास आती है तो ये तीनों बच्चे क्लास में होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक जीन है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, तो ये जीन भी ज्यादा होगा है। जब ये जीन ज्यादा होगा तो ये जीन भी ज्यादा एक्सप्रेस होगा। इनमें उन दोनों का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है। हमने देखा कि उन तमाम प्लांट, हमारे पास 10 वैरायटीज थी प्लांट की, हमने देखा कि जिस वैरायटी के अंदर फ्लावर की डेवलपमेंट के दौरान आपका CRC1 जीन एक्सप्रेस ज्यादा हुआ हुआ था, वहां पर FIL जीन भी एक्सप्रेस हुआ हुआ था। और वहां पर हमने देखा कि शुगर के ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स है ना, वो भी एक्टिवेट थे। ये इन तीनों जीन्स का एक्सप्रेशन ज्यादा था। जहां जहां एक का एक्सप्रेशन ज्यादा था वहां पर इन दोनों का भी एक्सप्रेशन ज्यादा था। हमने देखा कि एक ऐसा पार्ट भी था जहां पर अगर एक का कम है तो बाकियों का भी कम है। इट मीन ये तीनों इकट्ठे ही एक जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जीन्स किसी एक ही, मतलब आप तीनों जहां हो आप तीनों इकट्ठे हो, इट मींस आप तीनों के अंदर कोई ऐसा बॉन्ड है जो आप तीनों को इकट्ठा रख रहा है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए,
तो व्हाट विल हैपन, इनमें से किसी एक जीन को मार दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या इस बायोस्टैट डिपार्टमेंट की बेहतरी होगी, या ठीक तो या इसके अंदर इसकी तनजली हो जाएगी? ठीक है, तो क्या होगा? तो ये हम कैसे पता चलेगा? जब इन तीनों में से एक को म्यूटेट कर दिया जाए, इस जीन को म्यूटेट कर दिया जाए, फिर हम देखें व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ बायोस्टैट डिपार्टमेंट। बायोस्टैट डिपार्टमेंट की जो पहले टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में नाम आता था, अब ये टॉप 1000 से भी पीछे चले गए हैं। इट मींस इन बंदों की, तीनों की जब इकट्ठे मिलते हैं तो ऐसे रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं कि वो बायोस्टैट डिपार्टमेंट। अच्छा, पसंद नहीं आया आप लोगों को ये एनालिसिस है? लेकिन मैं चलो उसका उल्ट कर देता हूँ कि जब ये तीनों लड़कियां जो सामने बैठी हैं ये काम करती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है डिपार्टमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे जब ये काम करती हैं तो हम ये ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट बहुत ऊपर चला जाता है। और अगर नहीं काम करती तब उसी को एक बार जाए या वो शहीद हो जाए या उनको जो निकला है फिर खुद निकल आए तो क्या होगा है? क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ रही है आपको एक्चुअली मकसद क्या है? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टू यू गाय। तभी हो गया। तो ये जो खदीजा बानो, समझ आइए क्या हो गया? कल नहीं आई थी आप? तो कोई बात ना हुई। काम वो करना चाहिए जो दिल ना कर रहा हो वो। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि मतलब को जी नहीं कर रहा था काम, वो करना शुरू कर दें है। आप आपने हमें रूम को एक्सप्लेन करवाई हैं? कि ही ट्रैक के अंदर हम लोग को कर रहे हैं, हाँ, हम लोगों को दोनों भी कर सकते हैं लेकिन इसमें आज जैसे ना यहाँ पर हर शय हो सकती है, कॉलम भी कर लेकिन। अच्छा, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने ना यार जीन का एक्सप्रेशन मालूम करना है। जीन के एक्सप्रेशन रो के अंदर है। हम यहाँ पर एक्चुअली मालूम कर रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन जीन एक्सप्रेशन। अब दोनों क्लस्टरिंग कर सकते हैं रो भी, अगर लेकिन अगर अब दो ही ट्रीटमेंट है तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि ये एक ही आएगा कॉल वो। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट हो ना देन वी कैन डू दैट। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसको सेव कर लें आप, और इसको सेव ग्राफ कर लें, और इसको जो भी और स्पेशली पी जेपैग, और इसमें आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आपने डाटे रिट्रीव कर नहीं किए तो ये अब आप लोगों की गलती है। ठीक है, ठीक है आप लोगों ने ठीक। काम नहीं हुआ है ना। अच्छा चलिए, आज शाम तक ना आप लोगों ने टीवी टूल के ऊपर रिजल्ट्स लिख के वो सारे एक्सप्लेन करके आप लोगों ने मुझे इसके लिए, अब आप क्या करें कि डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ें। क्या करें? रिसर्च पेपर्स पढ़ें। फर्ज किया यहाँ पर मैं कोई कोई भी रैंडमली एक रिसर्च पेपर ढूंढता हूँ जिसको हम कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ जेबी जीन, एनसीबीआई जियो का डाटा हो जिसके अंदर। ठीक है, और हमने ये देखा फर्ज किया, ये पहला है मेज के अंदर है। ठीक है, क्या है? ये मेज है। अब हमने देखना है कि genome identification of Jebby gene family in maize at its expression under low phosphorus and high nitrogen stress। अब ये जो डाटा इन्होंने जनरेट किया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जेबी जीन ड्यूरिंग लो फास्फोरस एंड हाई नाइट्रोजन, जब पौधों को इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर पौधों को, कुछ प्लांट्स को लो फास्फोरस दी गई। लो फास्फोरस का मतलब है
मकदार में कम फास्फोरस दी गई और कुछ को नॉर्मल फास्फोरस। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नॉर्मल फास्फोरस। यहां पर हमें ये क्वेश्चन रेज होता है बच्चों, व्हाट इज नॉर्मल फास्फोरस। आप दिन में फर्ज किया 3 रोटियां खाते हैं, ये होगी नॉर्मल। अगर आपको कई दिन आधी रोटी दी जाए, ये हो गई लो रोटी। लो रोटी। इट मींस अब आपने चेक करना है कि व्हाट इज द चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द योर बॉडी अंडर लो रोटी एंड नॉर्मल रोटी सिमिलरली आपने ये देखना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जैबी जीन ड्यूरिंग, बच्चों क्या है, ड्यूरिंग लो फास्फोरस एंड हाई नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का भी हाई लेवल दिया है इन्होंने, क्या दिया है, हाइड्रोजन का हाई लेवल दिया है। अब इसके अंदर हमें, अब ये जो डाटा है वो डाटा कहां से मिलेगा, आप रिजल्ट्स में जाएंगे। हमने फुल टेक्स्ट के लिए यहां जाना है, यहाँ जाकर फिर आपने कहाँ जाना है, रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स में गए, आइडेंटिफिकेशन है, सबसेलुलर लोकलाइजेशन है, क्रोमोसोमल लोकलाइजेशन है, फिर आपका ये जैबी जीन की स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिगर्स हैं, और उसके बाद आपने ये मैप शैप बना लिए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये उसका फिगर्स हैं, फिर ये आ गया। अब यहाँ पर ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ये सिंटनी एनालिसिस रह गया, जो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताऊंगा। ये डुअल सिंटनी एनालिसिस ये भी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है जीन एक्सप्रेशन ऑफ जेएमबी इन फैमिली मेंबर्स इन मेल्स। इन अवर प्रीवियस स्टडी, इन्होंने ही कोई स्टडी की हुई थी पुरानी, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेज इनवर्टेड लाइन हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड टू हैव डिफरेंट फास्फोरस यूज एफिशिएंसी and inverted line provide the highest quality reference genome. Therefore, to elucidate the expression of maize Jebby gene under nutrition stat, 3 maize inverted line was selected for germination experiment. ये इन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट ना इन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये एनसीवे जियो से नहीं लिया गया डाटा। ये डाटा इन्होंने कहाँ से लिया है, खुद ही डिजाइन किया हुआ है। आप भी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप ये डाटा खुद जनरेट करें, तो डेफिनेटली आपको ये क्या करेगा, तो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये डाटा खुद जनरेट किया हुआ है, एनसीबी जियो से नहीं लिया हुआ। इसलिए मैं वो कोशिश करते हैं कि वो डाटा हो जो एनसीबीआई से हो, और उसको उसके ऊपर हम अब ये आ गया जनोवा एनालिसिस ऑफ जीबी इन पोटैटो, पोटैटो के अंदर है। इसके रिजल्ट्स देखते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स है, ये तो मेरा ही पेपर लग रहा है। हाँ, ये मेरे वाला मेरा ही पेपर है, सोलेनम ट्यूबरसम के ऊपर। अच्छा, अब ये देखें ना, रिजल्ट्स ऑफ द, अब यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन एनालिसिस शोज दैट एस टी गैप जीन्स आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, फ्लोर डेवलपमेंट, डोमिनेंट, मेरिस्टेम, पेट्यूल एंड स्टेम। द डिफरेंस एक्सप्रेशन ऑफ शोन इन फिगर 7। ठीक है, अब ये हमारे पास ये एक डाटा है, इसके अंदर हमने ये देखा कि जो ये जितना ये जो ज्यादा, इट मींस ये हमें एक डाटा मिला और उसके मुताबिक हमें पता चला कि एस टी ऐप के डिफरेंट जो जीन्स हैं वो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने भी ऐसे ही इसको स्टडी करना है, इसको लिखना है, और इसको लिखें और मुझे बताएं। ठीक हो गया। होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर।